गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। जो आप किसी भी क्लास में हैं, यूजी पीजी, या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। इसमें आज हम बहुत सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखिए, ये जो अधिकार है ना, ये हमारे संविधान ने हर एक सिटीजन को दिए हैं। हमारा संविधान क्या था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसमें हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। उस टाइम हमारे टोटल मौलिक अधिकार कितने थे? टोटल मौलिक अधिकार थे 7। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो कि था संपत्ति का अधिकार। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको क्यों हटाया गया। तो इस तरीके से अब इनको एक बात ये समझना जरूरी है कि आखिर इन मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है कि ये मौलिक अधिकार क्यों लाने पड़े। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो भारतीय समाज है ना, जो हमारी ये सोसाइटी है, भारतीय समाज है, इसमें हम किस तरह के लोग रहते हैं भारतीय सोसाइटी में। देखिए, यहाँ पर दलित भी रहते हैं, ठीक, और यहाँ पर गरीब भी रहते हैं, और यहाँ पर कौन रहती हैं? महिलाएं भी रहती हैं। दलित, गरीब, महिलाएं, और यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं। समझिएगा बात को कि यहाँ पर कौन कौन रहता है। हमारी भारतीय सोसाइटी में दलित भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, और आदिवासी लोग भी रहते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो भी दलित या महिलाएं, आदिवासी या जो भी लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो इन गरीबों का शोषण करते, और या ये पुरुष वर्ग जो है वो महिलाओं का शोषण करता, या फिर ये जो भी सोसाइटी में जो दलित को निम्न जाति माना जाता है, उनको जाति के बेस पर उनके साथ शोषण होता। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, मौलिक अधिकार लाए गए। और एक बात ये थी कि जैसे हमारे इंडिया में क्या था, ज़्यादातर लोग कैसे थे? अनपढ़ थे। अब उन लोगों को ये पता नहीं था कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें ये पता नहीं था उनके किस अधिकार का कौन उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए इन सभी को देखते हुए क्या लाए गए? मौलिक अधिकार लाए गए, जो कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं। इसका मतलब, इनका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं? स्वतंत्रता, गरिमा और समानता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। बुनियादी अधिकार कौन कौन से हो गए? सबसे ज़्यादा बुनियादी अधिकार क्या है हमारा? लाइफ, यानी कि जीवन, लिबर्टी, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। और इनका क्या, सरकार या प्राधिकरण द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक व्यक्ति है और उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जा सकता है अपने उल्लंघन के लिए? वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट वो किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? ये जो उल्लंघन नहीं किया जा सकता यहाँ पर दिया है संविधान में, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल भी तो दिया होगा, जिस आर्टिकल के थ्रू वो अपना मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो है 32, और जो आर्टिकल हाई कोर्ट का है वो है 226। ये दोनों याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ पर है? भाग 3 में है। और कहाँ पर है? अनुच्छेद 12 से 35 में है। और मूलता का मीन होता है, जब हमारा संविधान बना था तब कितने थे? 7 अधिकार थे। लेकिन अब इन्हें कितना कर दिया गया? 6 श्रेणियों में बांट दिया गया। अब ये 6 श्रेणी कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से, याद रखिएगा, 18 तक, 14 से 18 तक क्या है? पहला अधिकार हमारा समता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 20 तक, 19, 20, 21, 22, याद रखिएगा। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एंड 24 में। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28 में। फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर कितने अच्छे से ये आपके लिए पिक लेकर आई हूँ कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मूलतः कितने थे। मैं साथ साथ आपको रिवीजन भी करा दूंगी, ताकि आप क्लास करने के बाद कोई भी चीज़ भूल कर नहीं जाएं। एक ही क्लास में आप क्लास भी करें, नोट्स भी बनाएं और याद भी करेंगे। ये क्लास देखने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार याद नहीं हुए। मैं बार बार आपको इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ। मौलिक अधिकार कितने हैं?
टोटल जब हमारा संविधान बना था 7 थे, यानी कि उसे बोलते हैं मूलतः, यानी मूल रूप से। अब कितने हैं? अब हैं 6। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, जो ये 7वां अधिकार था संपत्ति का, इसको हटा दिया गया है। अभी टोटल 6 हैं, और कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्वतंत्रता का, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, और इनके आर्टिकल भी याद रखिएगा। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, और ये लास्ट वाला 32। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। लेकिन जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं वो तो सिर्फ हमने 14 से और 32 तक पढ़े। आखिर ये 12 और 13 इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है? तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस आर्टिकल पर। देखिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है, ये क्या करता है, ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आर्टिकल 12 अगर आप कहीं पर भी देखें तो यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और ये इसकी क्या जिम्मेदारी है कि मौलिक अधिकारों को लागू करें। और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत, यानी जो भी मौलिक अधिकार हैं, अगर उसके अपोजिट कोई कानून आता है तो इसको ये अमान्य यानी कि इनवैलिड कर सकते हैं, और नागरिक मौलिक अधिकारों की ये रक्षा कर सकता है। दोनों आर्टिकल अभी याद रखिएगा। आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य को परिभाषित किया गया है, और स्टेट का काम क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करना। आर्टिकल 13 में क्या बात की गई है कि कोई भी ऐसा कानून आता है जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उससे क्या कर सकते हैं? ये उसको इनवैलिड कर सकते हैं, और नागरिकों के अधिकारों को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी रक्षा ये कर सकते हैं। दोनों आर्टिकल अभी याद हो गए। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, यहाँ पर यही है कि ये जो अधिकार हैं व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने, स्वतंत्रता का अनुभव, समानता का, यानी सभी इक्वल हैं, स्वतंत्रता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इसके लिए देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया भी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब मैंने इनसे रिलेटेड आर्टिकल बताया आपको। आर्टिकल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का है 32 यानी कि 32, और उच्च न्यायालय का क्या है? 26 यानी 226। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम संपत्ति के अधिकार की, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मूलतः कितने थे संपत्ति का अधिकार। इसको नोट कर लीजिएगा। जब हमारा संविधान बना, बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कुछ भी भूल कर ना जाएं, तब टोटल 7 थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार। अब इस पर हम बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार था क्या और इसका क्या हुआ। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत ये एक सम्मिलित अधिकार था, यानी कि जब हमारे मूल अधिकार बने थे तब संपत्ति का अधिकार कैसा था? एक मौलिक अधिकार था, जो किस में था? अनुच्छेद 19 के F, अनुच्छेद 31 के में दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, खरीद सकता है, रख सकता है, या बेचने का अधिकार, यानी कि वो अपनी संपत्ति को बेच भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसको वो चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो इस थर्ड पर्सन को बेचे, या चाहे तो वो ये जो फोर्थ वाली है ये प्रॉपर्टी वो खुद से खरीद ले। वो कुछ भी कर सकता था इस आर्टिकल के तहत। अब इसके मेन पॉइंट क्या है? देखिए, आर्टिकल 19(1) का F क्या कहता है? ये नागरिकों को संपत्ति रखना और खरीदने बेचने का अधिकार देता था, ये याद रखिएगा। और 31 क्या कहता है? ये संपत्ति के अधिग्रहण यानी और अधिग्रहण कर सकता है, पुनः अधिग्रहण के नियमों को निर्धारित करता है, यानी फिर से अधिग्रहण कर सकता है। इससे राज्य को जनहित में संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार दिया गया था। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। अब ये जो संविधान में एक संशोधन होता है 44 यानी कि 42वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है? ये होता है 1978। इसमें क्या होता है? जो हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ये कैसा अधिकार बन गया? अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया। अभी प्रेजेंट में क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है वो एक लीगल राइट है। कैसा है? एक लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। जो कहाँ पर है? पहले कहाँ था? देखिए, पहले था हमारा आर्टिकल 19 और 31 में, और अब ये कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? अब ये अधिकार है हमारा आर्टिकल 300A। याद रखिएगा, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद ये हमारे पास 6 बचे, और उसके बाद जो हमारा ये 7वां संपत्ति का अधिकार था वो कहाँ चला गया? आर्टिकल 300A में, याद रखिएगा। और इसको क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक,
वर्तमान स्थिति इसकी यही है कि ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है। संवैधानिक का मतलब क्या है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 300A में दिया गया है। कोई भी अधिकार जो संवैधानिक अधिकार होता है उसका मतलब यही होता है, या कोई भी संवैधानिक संस्था हो सकती है, संवैधानिक कोई पद हो सकता है। तो इस संवैधानिक का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे संविधान में किसी आर्टिकल में दिया गया है उसको हम बोलेंगे संवैधानिक। याद रखिएगा, क्योंकि कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं तो उनको भी याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, नागरिक संपत्ति के मामले में न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन इसे क्या नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार के रूप में चुनौती नहीं दे सकते। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पर मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं कह सकता, क्योंकि अब ये बन चुका है एक कानूनी अधिकार। और कौन से आर्टिकल के तहत, 301 के तहत। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें देखिए कुछ अधिकार जो हैं केवल भारतीयों तक ही हैं और कुछ गैर नागरिकों को भी हैं, यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो केवल भारतीयों के लिए हैं वो विदेशियों के लिए नहीं है। अब इसमें देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं 14 से 32 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों और कुछ मामले में अन्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। अन्य व्यक्ति कौन हो गए, विदेशी हो गए। कोई भी फॉरेनर हमारे इंडिया में आता है तो उसको भी राइट मिलते हैं। अब ये कौन कौन से मिलते हैं इस पर डिस्कस करेंगे आगे। ये अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं और न्यायालय द्वारा संरक्षित, यानी कि इन्हें कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट भी किया गया है। अब इन्हें हम पढ़ते हैं। अब ये जो है कि ओनली भारतीयों को दिए गए हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं जो भी हमारे 14 से 32 तक आर्टिकल दिए गए हैं मौलिक अधिकार के, उसके बारे में कि इसमें क्या क्या बात की गई है। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक मैं क्विक रिवीजन आपको कराती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या हैं, ठीक, जो कि हमें संविधान द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। संविधान हमारा कब बना था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और जिसमें हमारे 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। बाद में एक माइनस कर दिया जाता है, बचते हैं 6, और जो ये माइनस किया जाता है ये है हमारा संपत्ति का अधिकार। अब प्रेजेंट में क्या है, जो ये संपत्ति का अधिकार है वो क्या बन गया है, ये बन गया है एक कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट। और इसका आर्टिकल, संपत्ति के अधिकार का जो आर्टिकल है प्रेजेंट में है 300A। ये याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा अभी तक। और इसके बीच में हमने पढ़ा था जैसे 6 अधिकार जो हमारे दिए गए थे 14 से 32 तक, और इसी के बीच में मैंने ये भी आपको बताया कि अधिकार हमारे पार्ट यानी कि भाग 3 में दिए गए हैं। और कहाँ तक दिए गए हैं, 12 से 32 तक, आर्टिकल 12 से 32 तक। अब 14 से 32 तक तो हमें मौलिक अधिकार मिल गए, 12 और 13 बचा। 12 में मैंने आपको बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि राज्य की परिभाषा दी गई है, जो क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और 13 में दिया गया है कि कोई भी ऐसा कानून आता है जो कि किसी के मौलिक अधिकार को का उल्लंघन करता है तो उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ठीक। अब ये इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है, देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए ये भारत में सभी व्यक्ति, यानी कोई नागरिक है या गैर नागरिक है, सभी को समानता का अधिकार प्रदान कराता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, ये आउट ऑफ मतलब बाहर से आया है इंडिया में, ठीक, ये इंडिया है। अब इसको भी क्या होगा, एक सेकेंड, ये बाहर से कोई व्यक्ति आया है और ये इंडिया में आ गया है, और यहाँ भी इसको क्या मिलेगा, आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि ये कानून की नज़र में ये एक समान है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। विधि के समान संरक्षण, ये इसका मतलब ही क्या है कि कानून का जो समान संरक्षण है वो दोनों के लिए है, चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, ठीक। यह है आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, ये भेदभाव के विरुद्ध है लेकिन उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, यानी ये भेदभाव नहीं करता, ये दोनों के लिए है। आर्टिकल 14 याद करते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। याद रखिएगा क्योंकि एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, ये चारों वर्ड दे दिए थे और पूछा था इनको सीक्वेंस में लगाइए। उन्होंने क्या कर दिया था कि जाति पहले दे दिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर लिंग, ऐसे इन चारों को उल्टा मतलब इधर उधर करके लिख दिया था और इनको सीक्वेंस से लगाना था। तो याद रखिएगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, ये याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है धर्म के बाद मूल वंश आएगा, सॉरी इसको मिसटाइप हो गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। ये क्या है, ये केवल भारतीयों के लिए है। जैसे आर्टिकल 14 हमने पढ़ा, आर्टिकल 14 किसके लिए था, भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए था। अब आर्टिकल 15 में क्या होता है, ये केवल भारतीयों के लिए है कि कोई भी भारतीय, उसे धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।
जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग का मतलब चाहे वो मेल है या फीमेल है या फिर वो थर्ड जेंडर है, ठीक है। जन्म स्थान आपका किसी भी स्टेट में जन्म हुआ हो, पूरे इंडिया में आपका कहीं पर भी जन्म हुआ हो, इसके लिए आपको आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। याद रखिएगा, आर्टिकल 14 केवल भारतीयों के लिए है। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। महिलाएं, बच्चे और पिछड़ों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ से मूल वंश जो है मिस टाइप है, इसको याद रखिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। ओके, आर्टिकल दो आर्टिकल अभी तक हमने कवर किए, एक 14 और एक 15। ये दोनों क्या है, समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में किस चीज़ की बात की गई है? लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन मतलब सभी नागरिकों को रोजगार और नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी स्टेट से हों, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट है यानी कि कोई जॉब निकली है, तो उस पर आप सभी जो भी क्राइटेरिया उसका होगा, आप सभी को समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, इस तरीके से। तो ये हमारे किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 16। याद रखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप देखते हैं कि इन SC और ST के लिए आरक्षण है, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। आपने देखा होगा, मतलब अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो पहले क्या होता था कि एक अपर क्लास वाले जो थे, लोअर क्लास वालों का यानी कि उच्च जाति वाले लोग क्या करते थे, निम्न जाति वाले लोगों को उनके साथ छुआछूत का वो था। यानी कि जैसे अंबेडकर जी को आपने देखा होगा, वो निम्न जाति से आते थे, तो क्या था, उनको क्लास से बाहर बिठा दिया जाता था, या जिस कुएं पे सब लोग पानी पीते थे स्कूल के, उन्हें वहां पर पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो इसलिए आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 आया, और ये अनुच्छेद जो ये छुआछूत था, इसका अंत किया गया। इसको कैसा घोषित कर दिया? एक अपराध घोषित कर दिया गया। इसका पालन करना क्या है? दंडनीय अपराध है। अगर आपने किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया, तो आप ये आर्टिकल 17 के खिलाफ है। ये एक अगर हम नहीं करते, हम सिर्फ एक इंसानियत के नाते दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं बिना उसकी जाति, क्लास, सब कुछ जाने, तो ये क्या होता है, इससे हमारे यहाँ क्या आती है? एक सोशल इक्वालिटी की भावना आती है, यानी कि एक सामाजिक समानता पाई जाती है। आई होप आर्टिकल 17 आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो आप क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 पढ़ने से पहले फिर से मैं क्विक रिवीजन कराती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जो कि है 14 से 18 तक। अभी तक हमने 14 पढ़ा, यानी कि विधि की समान संरक्षण। 15 पढ़ा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर। 17 पढ़ा, छुआछूत का अंत। अब हम पढ़ने वाले हैं 18, आर्टिकल 18। 18 में क्या दिया है कि राज्य द्वारा दी गई उपाधि सिवाय सैन्य या शैक्षिक उपाधि, अगर हम मतलब सेना में हैं या फिर हमने एजुकेशन में कोई डिग्री ली है, फॉर एग्जांपल कुछ डिग्रियों में डॉक्टर लगता है, तो इस तरीके से, या जैसे पहले टाइम में क्या होता था, सर या राजा की उपाधि होती थी, तो इन सबको खत्म किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। कोई भी नागरिक विदेश से उपाधि प्राप्त कर इसका उपयोग नहीं कर सकता, चाहे भले ही उसे विदेश में कोई उपाधि मिली है, इंडिया में ये इनवैलिड है। सिर्फ कौन सी उपाधि वो कर सकता है? एक सैन्य और एक शैक्षिक, यानी सेना वाली, और जो भी हम एजुकेशन से हमें मिलेगी वो वाली हम उपाधि जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, और बाकी जो है सर या राजा जैसी उपाधियों का इस टाइम कोई भी मतलब इस टाइम हम यूज नहीं कर सकते, या हमारे संविधान ने इसको आपराधिक घोषित कर दिया है, यानी कि इसका यूज अब नहीं है, जो प्राचीन काल में होते थे कि राजा अशोक मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरीके से। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में क्या आता है? इसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। अब इसके तहत टोटल कितने अधिकार हैं? 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं? वाक और अभिव्यक्ति की, यानी कि जो भी आप स्पीच यानी बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी फ्रीडम है आपको, लेकिन कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे, या जिससे कुछ ऐसा माहौल बने किसी को मतलब नुकसान हो या हमारे संविधान के खिलाफ हो। इस तरीके से सिर्फ एक मतलब अच्छे शब्दों का यूज़ करें। और सेकंड नंबर पर है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। अब ये शांतिपूर्ण सभा आप कर सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार, आप कोई संघ बना सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में आप
किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, आपको कोई भी मनाही नहीं है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। आप किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, यानी कि कोई भी स्थान है, आप कहीं भी जाकर अपना घर बनाकर रह सकते हैं। आप कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, इसका राइट हमें आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा कुछ लिमिटेशन है, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य द्वारा। अब ये किस स्थिति में लगाया जा सकता है? जैसे फर्स्ट है हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगर आप किसी के फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान, कानून व्यवस्था या कुछ ऐसे अपशब्दों का यूज़ करते हैं जिससे किसी की भावना को आहत होती है, तो इस पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक। सेकंड है हमारा शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। अगर आपको कोई सभा कर रहे हैं और वो सभा जो है शांति मत का उल्लंघन कर रही है, किसी दूसरे को ठेस पहुंचा रही है, किसी के रास्ते में रोड़ा बन रही है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। थर्ड है संघ बनाने का अधिकार। अगर आप इनलीगल तरीके से कोई संघ बनाते हैं, उस पर भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश में कहीं भी आवागमन का अधिकार। अगर आप किसी भी मतलब जैसे घुसपैठिए होते हैं, मतलब इलीगल काम के लिए कहीं आते जाते हैं, तो उसके लिए भी आपकी चेकिंग वगैरह हो सकती है। या किसी स्थान पर रहते हैं, तो क्योंकि आजकल कहीं पर भी रहते हैं तो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो इसलिए बाद में वहाँ पर रहा जाता। किसी भी पेशा, यानी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इनलीगल है, तो उस पर भी आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे इनलीगल काम है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह के काम होते हैं, तो इस तरीके के इलीगल कामों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध के संबंध में संरक्षण। ये क्या करता है? ये जो भी व्यक्ति है उसको आपराधिक मामलों में संरक्षण प्रदान करता है। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में है कि किसी भी एक व्यक्ति को आप एक ही कानून के एक ही जुल्म के चक्कर में 2 बार सजा नहीं दे सकते, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने चोरी की है, अब उस चोरी की सज़ा उसको 1 महीना मिल चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो संविधान में दिया गया है कि उसी चोरी की सज़ा आप उसको दोबारा यानी कि 1 महीना और नहीं दे सकते। पॉइंट क्लियर? अपराध के समय प्रभावी कानून के अनुसार ही दंड दिया जाए, यानी जिस टाइम उसने अपराध किया है उसी कानून के आधार पर उसको दंड दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में इतने टाइम तक केस चलते हैं, तारीख मिलती रहती है। किसी व्यक्ति ने 2011 में कोई केस किया, उस टाइम उस केस की सज़ा थी 1 साल। अब उसका जो फैसला होता है वो होता है 2020 में आकर, अब उस केस की सज़ा हो गई 2 साल। तो अब उसको ये बताइए उसको किस टाइम की सज़ा मिलेगी? जब उसने जो भी जुल्म किया था वो 2011 में किया था, तब उसकी सज़ा थी 1 साल, तो उसको उसी कानून के अनुसार दंड दिया जाए, ना कि ये 2020 वाले और 2 साल की उसको सज़ा दी जाए। तो ये भी आर्टिकल 20 में है। आत्मसाक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको आत्मसाक्ष्य अपने साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा आर्टिकल 20 में सारी बातों को। अब देखें आर्टिकल 21, व्यक्ति जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ, राइट टू लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है? आर्टिकल 21 में क्या दिया है? एक सेकेंड। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसको सिर्फ केवल कानून द्वारा छीना जा सकता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने कोई केस किया है, उसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है, तो इस तरीके से उसके जीवन को छीना जा सकता है। लेकिन इसमें भी क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगर क्षमादान मिल जाता है तो वो बच भी सकता है, लेकिन बहुत से केसों में आपने देखा होगा कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि उनका जीवन उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन ये ऐसा कब होता है? जब वो किसी केस वगैरह में फंसे होते हैं। इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा का अधिकार भी शामिल है। अब देखते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 20 में तो हमने पढ़ लिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 21A में क्या है? स्पेशल अधिकार है ये तो हमारा, राइट टू एजुकेशन। ये एजुकेशन कैसी है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क, यानी कि बिना किसी शुल्क के, बिना कोई फीस पे किए हुए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और ये शिक्षा राज्य को इस शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 22। ये गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण। ये व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कोई केस नहीं किया, किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो क्या है कि उस टाइम आप जब इस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो उसका रीज़न बताएंगे कि आपने किस लिए अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के समय उसका रीज़न बताएंगे
और 24 घंटे के मतलब अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और कुछ मामलों में विशेष कानून के तहत हिरासत संभव भी है। ओके, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात्कार श्रम निषेध। इसका मतलब मानव तस्करी और जबरन निषेध हो रहा है उसका। मानव तस्करी आप जानते हैं कि किस आजकल आपने गर्ल्स को ज़्यादा देखा होगा, गर्ल्स की तस्करी इस टाइम बहुत होती है। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे न्यूज़ में देखे होंगे। तो ये क्या है, ये भी एक कानूनन अपराध है। राज्य को इन्हें समाप्त करने का अधिकार है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है, बच्चों का संरक्षण। इसमें क्या बताया गया है कि 14 से कम एज वाले बच्चे जो हैं वो किसी भी खतरनाक उद्योग में काम करवाना कानूनन अपराध है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल 14 से कम वर्ष के बच्चे ना जाने कितने काम करते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ ये रिटर्न में हमारे संविधान में है। वैसे कुछ जगह पर इस पर मतलब गौर भी दी जाती है और कुछ जगह पर इस पर कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। बच्चे बहुत सारे काम कर रहे हैं उद्योग धंधों में, मतलब कारखानों वगैरह में। याद रखिएगा। 23 हमारा था मानव तस्करी से रिलेटेड, मानव तस्करी से। और 24 था हमारा 14 वर्ष से कम बच्चों की काम से रिलेटेड। ये मानव तस्करी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों के जो मानव तस्करी को रोकने के लिए काम करते हैं। आप उस पर काम मतलब चेक कीजिएगा। मैंने भी 1-2 चैनल पर इनके इंटरव्यू सुने हैं। उनका मुझे नाम याद नहीं, लेकिन आप देखिएगा मानव तस्करी पर रोकने के लिए एक मैडम है, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है। उसी इंटरव्यू में मैंने देखा था कि पश्चिम बंगाल से बहुत सारी लड़कियों की तस्करी होती है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, ये ठीक हो गया। अब देखें आर्टिकल हम 25 से 28 तक, ये देता है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म का पालन करें और प्रचार करें। यानी जो भी आप किसी भी धर्म में आपने जन्म लिया है उसका आप पालन कर सकते हैं। 26 में है धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आप उसका स्थापना कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। आर्टिकल 27 में धर्म के प्रचार के लिए कर का उपयोग निषिद्ध, यानी आप टैक्स वो नहीं कर सकते, उस पर टैक्स फ्री है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में। फॉर एग्जाम्पल राज्य स्टेट ने कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, स्कूल कॉलेज जो भी, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये किस में है, आर्टिकल 28 में। याद रखिएगा धर्म से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, 25 से 28। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 और 30, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए हैं। 29 में क्या बताया है कि भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार, और 30 में बताया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षकों की स्थापना कर सकते हैं और उसके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अब ये थे आर्टिकल हमारे 24 से 30 तक। और जो बीच में ये 31 ए बी सी हैं, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, इसको हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कैसा अधिकार है, अब ये कानूनी, संवैधानिक कानूनी अधिकार है। कौन से आर्टिकल में है, बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आज की क्लास में याद करके जाएं। आर्टिकल 300A। अब देखते हैं हम आर्टिकल 32, लास्ट आर्टिकल। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय में जब हम याचिका दायर करते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32। और देखिए अभी हम आर्टिकल 32 पढ़ भी रहे हैं, स्टार्टिंग में बताया था। हम रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरी। इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से आर्टिकल को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तो कौन से अधिकार को किया जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये थे आर्टिकल 14 से 32 तक मौलिक अधिकार। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि कुछ अधिकार ऐसे भी हैं ना जो कि भारतीयों और बाहर यानी कि विदेशी, भारत प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, यहाँ से भी मूलवंश मिस टाइप है, जाति, लिंग, यानी इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा भारतीयों के साथ। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए हैं। आर्टिकल 16 नोट कर लीजिएगा, फिंगरप्रिंट पे याद कर लीजिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये हैं टोटल आर्टिकल जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं।
16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी केवल भारतीयों तक है। 19 में ये जो सारी स्वतंत्रताएं दी गई थी हमने डिस्कस भी की हैं, टोटल कितनी है, 6 हैं। इसमें क्या है, आप वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी आ सकते हैं, किसी कहीं पर भी बस सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं, कोई भी पेशा कर सकते हैं, ये सारे क्या हैं, ये भी केवल नागरिकों को हैं। 29(3) में क्या है, 29(30) में अल्पसंख्यकों के अधिकार है, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार आर्टिकल 29, और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार आर्टिकल 30, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों के स्पेशल अधिकार जो हैं याद रखिएगा, 15, 16, बार बार इसलिए बोल रही ताकि आप याद करके जाएं, 15, 16, 19, 29 और 30 अपने फिंगरप्रिंट पे याद कर लीजिए। 5 अधिकार हैं स्पेशल जो कि हमारे भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अब टाइम आ गया हमारी क्लास का एनालिसिस करने का। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि क्लास में हमें कितना याद रहा और कितना हमने सीखा। एंड तक बने रहिएगा, सभी को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा, और बाकी तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आपने राइट किया या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक, मैंने बार बार आपको बताया, अब ये एक कानूनी अधिकार है, साथ साथ याद करते जाइएगा। कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 301 के तहत है। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन से हमने कितना सीखा, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये पता लगा कौन, अब कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कौन से आर्टिकल में, 300A में है। ये तो हो गई हमारी बात। अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसे किस संशोधन द्वारा हटाया गया। याद होगा आपको, मैंने संशोधन भी बताया है। ऑप्शन देखिए, 42, 44, 52, 73। अब इसका राइट आंसर क्या है, स्लाइड में लिखा है, अगर आपने नहीं देखा है आप वापस जाकर क्लास देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का मतलब अब हिस्सा नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के तहत राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये भी मैंने आपको एक नहीं 2-3 बार बताया है, अगर आपको याद नहीं है आप क्लास की स्टार्टिंग में देखिएगा, बीच में देखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 30। स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, आर्टिकल 12, क्योंकि जब हमने स्टेट मतलब फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि 12 से 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, 14 से 32 तक तो 6 मौलिक अधिकार हैं, बाकी 12 और 13 की डेफिनेशन मैंने आपको स्पेशली पढ़ाई थी। उसमें 12 में है स्टेट की डेफिनेशन, 13 में है स्पेशल कानून, मतलब जो कि अगर कोई गलत बनता है उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ आर्टिकल 12। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, छुआछूत का उन्मूलन। ये भी मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया है। और दंडनीय अपराध घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ये भी मैंने आपको बताया है, आपको याद भी होगा, नहीं है तो आप क्लास की स्टार्टिंग में देखिए, जब हम पहला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं 14 से 18 तक, समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार, तब उसमें आता है आर्टिकल 17 जिसमें बात की गई है छुआछूत के उन्मूलन की। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, छुआछूत का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में वर्णित हैं। ये भी मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताए थे कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से पार्ट यानी कि भाग में हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में, ये देखिए, ठीक है, संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है, ठीक है, मुझे लगा कि मिस टाइप हो गया, तो कौन से भाग में है, भाग 3 यानी कि पार्ट 3। और पार्ट 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2, भाग 3। याद करिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ये रिसेंटली मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद नहीं तो आप फिर से क्लास देखिएगा, क्लास के एंड में देखिएगा, जब हम लास्ट वाले मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उसमें क्लियरली आपको लिखा है। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 14 यानी कि 14। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, हम सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं, जब हमारे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो याचिका दायर कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और जो ये आर्टिकल 26 है ये हाई कोर्ट के लिए है, यानी कि अगर आपके उल्लंघन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत।
जबकि हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय। ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 जो कि ऑप्शन नंबर 2, और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं आर्टिकल 22, 26। बहुत बार बताया, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है और ये होमवर्क भी है, और इसको आप इसका जो आंसर करेंगे वो करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 30। इसका आंसर जो भी राइट देगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और आप सारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स याद भी कर लिए होंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे क्विज के रूप में, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी देती हूँ। तो ज़रूर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।